बिहार की राजनीति पर लौट रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ने कई स्थितियां देश के सामने खड़ी की है राजनीतिक तौर पर। हम राजनीतिक तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष का महागठबंधन जो बिहार में राजनीतिक प्रयोग के तौर पर सामने आया 2019 के चुनाव को लेते हुए, इन सब के बीच तमाम राज्यों में विपक्ष एकजुट हो, इसका प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही थी और उसमें मुख्य भूमिका में एक वक्त नीतीश भी थे और एक समय लालू यादव भी रहे। दूसरे राजनीतिक दलों को भी एक साथ किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में संदेश दिया जा रहा था। अब यह बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार चूंकि सिर्फ एक पार्टी को लेकर नहीं चल रहे थे, नीतीश कुमार की छवि भी ऐसी रही कि नीतीश अल्टरनेटिव के तौर पर देखे जाने लगे। इस दौर को अगर याद कीजिए जिस समय माना जा रहा था विपक्ष में वैक्यूम है। पवन वर्मा जी, ये सवाल बार बार इसलिए हॉन्ट करता है कि ये सिर्फ एक महागठबंधन का टूटना भर नहीं है, बिहार में नए गठबंधन का बनना भर नहीं है, ये आने वाले वक्त की राजनीति को कहीं ना कहीं नई दिशा में ले जाने वाली स्थिति नीतीश कुमार के साथ चली गई है। इससे तो इनकार नहीं है। नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर प्रसून जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नीतीश जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ये कहा था और सार्वजनिक रूप से कहा था। दिल्ली में एक फंक्शन था, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता आज ये है कि विपक्ष एकजुट हो और एकजुटता सिर्फ एक रैग टैग कोalition की तरह ना हो, उसका एक वैचारिक विकल्प देश को दे जिसको कहा जाए ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ इंडिया। और वो बार बार दोहराते थे क्रेडिबल नैरेटिव दे। एक तरफ तो उनके विजन या सोच में ऐसी कल्पना थी, दूसरी तरफ महागठबंधन जो बिहार में था वहां पर जब भ्रष्टाचार पर ही कोई जिसको कहा जाए कि जू नहीं रहेंगे कान पर, वो बार बार कहते रहे कि आप विपक्षी एकता को कि क्या बात करेंगे जब महागठबंधन के चलाने में आप एक बहुत बड़ा स्तंभ उसका जो है वो नैतिकता सार्वजनिक जीवन में उसको दरकिनार करेंगे। तो न तो कांग्रेस ने सुनी, न ही आरजेडी ने सुनी। तो फिर उन्होंने बिहार के हित में जो सबसे अच्छा कदम उनको लगा वो लिया और बार बार वो दोहराते हैं कि उनके केंद्र में बिहार का विकास है और गतिशील विकास, तेज से तेज विकास हो। लेकिन प्रसून जी मैं एक बात कहूं जी, क्योंकि आप यदि याद करें तो ये ऐसा मामला एक ताज़ा नहीं है। लालू जी के चारा कांड से लेके जेल जाने से लेके सजा के अलावा परिवार का मॉल बनना कोई नया किस्सा तो था नहीं। सीबीआई की इंक्वायरी अब शुरू हुई। नीतीश जी बहुत पुराने साथी हैं, मैं तो पटना में रहा हूँ प्रसून जी, आपको और आप भी जानते हैं बिहार को अच्छी तरह। ऐसा तो नहीं है कि ये सब ताज़ा आज हुआ। नीतीश जी भी उनके पुराने साथी थे। सब कुछ जानते हुए जब उसको साथ में लिया था तब क्यों नहीं सोचा गया कि ये सारी छाया हम पर पड़ने वाली है। और वो तो उनके पास पूरी सरकारी मशीनरी थी, सीबीआई को इंतजार क्यों करते? वो कहते सरकार से, केंद्र सरकार से कह सकते थे या आपके चैनल पर आकर कह सकते थे कि अरे ये तो मॉल का मामला कुछ है नहीं, इसके लिए क्यों उठाया जा रहा है। या उनको मालूम होता तो लालू जी के सामने फाइल खुद रख देते, उनसे सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि सरकार में रह करके इतना बड़ा तंत्र बिहार सरकार के पास है, हर राज्य सरकार के पास होता है। इसलिए ये कहना, ये टेक्निकली तो ठीक है कि अभी हमने कहा कि वो बोले और हम बोले, ये तो कौन मुंह पहले खोले कौन पहले बैठे, ये जो प्रसून राजनीति की सुविधावादी कह रहे हैं हमको। देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पवन शर्मा जी बार बार फिलोसफिकल और क्लासिकल एस्पेक्ट में चले जा रहे हैं। हमारे साथ के शर्मा भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। के शर्मा जी, जब हम लोग इस करप्शन को लेकर जिक्र कर रहे हैं तो बहुत सारी अतीत को खंगाल भी रहे हैं कि उस वक्त क्या कहा गया, कैसे कहा गया। हमें याद आ रहा है कि नीतीश कुमार जब चौटाला से मिलने जेल में गए थे और गठबंधन बनाने का जिक्र में था कि सबको एक साथ आना चाहिए, ये बिहार चुनाव के ठीक पहले की बात है, बीजेपी की तरफ से कमेंट आया था ये कैसा महागठबंधन बन रहा है जिसमें करप्ट लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार से ग्रसित है, ये स्थिति है। और उस समय बीजेपी बहुत एग्रेसिव थी नीतीश को लेकर, और क्या कुछ नहीं कहा गया वो तो अलग है, लेकिन इस करप्शन के इशू पर बहुत एग्रेसिव थी। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि सब कुछ लगा कि नहीं अब सत्ता आ रही है तो नीतीश की अगुवाई ही चलेगी? प्रसून जी, देखिए, करप्शन को लेके बीजेपी पहले भी एग्रेसिव थी और आज भी बहुत एग्रेसिव है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
और देखिए, जेल पे जाके मिलना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस, जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन जो बन रहा है, आप देखिए इस गठबंधन की धुरी क्या है। इस गठबंधन की धुरी है लालू प्रसाद यादव, एक ऐसे 70 साल के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति जो एक मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य नहीं है, वो जो है इस गठबंधन के जो है धुरी बने हुए हैं। और अभी राहुल जी का बयान आया है, आपने इसके पहले अभी चर्चा प्रारंभ किया था तो उसमें राहुल जी के बयान का जिक्र कर रहे थे। मैं समझता हूं कि आज शायद उनको ये ब्रह्म ज्ञान भारतीय राजनीति का हुआ होगा, लेकिन वो यदि 15 साल का अपना, जब से वो सक्रिय हैं, वो खुद के 15 साल के कार्यकाल को देखें तो उन्हें समझ आएगा कि वो किस तरह से अवसरवादिता, स्वार्थ, ये सारी चीजें, ये सब कांग्रेस के अंदर इसके तमाम उदाहरण हैं, एक नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे। और इसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार को जब एक इनको मिलना होता है तो ये जो एक सांप्रदायिकता, अभी ये जिक्र राहुल गांधी जी ने सांप्रदायिकता का भी किया है उसमें, कि ये एक सांप्रदायिक तथा कथित धर्मनिरपेक्ष का एक जो है नकाब पहनकर, और ये भ्रष्टाचारी का एकीकरण किस ढंग से होता है, ये सारे उदाहरण जो है बिल्कुल भारतीय राजनीति में, उनको कांग्रेस की राजनीति में बहुत सारे उदाहरण उनके सामने स्पष्ट हैं। तो ये मैं आज भी कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार को लेकर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हम पहले भी एग्रेसिव थे, आज भी एग्रेसिव हैं और भविष्य में भी एग्रेसिव रहेंगे। चलिए, आपने जितना भी कसीदे लालू यादव को लेके गड़ी कड़ी, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम कोर्ट इतने आरोप लगा चुके हैं कि हमको करप्शन को लेके सिर्फ लालू यादव शब्द से काम चल जाएगा। लेकिन हम बार बार उस राजनीति की दिशा में आना चाहते हैं। और पवन वर्मा जी, जब आप बोलते हैं कि विकास का हित, बिहार में विकास होना चाहिए, हमारी नज़र वही है। बीते 2005 से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। सोशल इंडेक्स बिहार का क्या बतलाता है? एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में न्यूनतम जरूरतें वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है? बीपीएल किस रूप में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसके दायरे में आते हैं? मुख्यमंत्री तो वही रहे, फिर वो कौन सा अब जादू का मंत्र आने वाला है जिसमें लग रहा है आपको? फाइनेंस मिनिस्टर उस समय यही थे, सुशील मोदी जी थे उस पूरे पीरियड में 2005 से 2013 तक। इसका मतलब क्या माना जाए, कुछ अचानक कुछ होने वाला है बिहार को लेकर अगले जो 40 साल? मुझे अचरज है जी, नहीं, मुझे थोड़ा सा अचरज है कि आप ये प्रश्न कर रहे हैं प्रसून जी। मैं समझता हूँ शायद ही ऐसा कोई हो जिसको मालूम ना हो जी कि बिहार किस स्थिति में था 2005 में, और नीतीश जी के मुख्यमंत्री होने के बाद उसमें किस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आप जो भी इंडेक्स और स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, 5 साल तक तो बिहार का देश में हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा। पर बिहार एक गरीब देश है प्रसून जी। अगर 25 साल और बिहार 15% सालाना अगर उसकी ग्रोथ हो, तब भी वो राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम के एवरेज पर नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रदेश को के परिवर्तन के लिए एक सुशासन, एक नेतृत्व चाहिए। और जिस सोच के साथ महागठबंधन बना था कि ये गुड गवर्नेंस दे सकेगा, उस पर नीतीश जी ने बड़ी तवज्जो दी। जो 7 पॉइंट प्रोग्राम हमारा तो मैनिफेस्टो तक नहीं था 2015 में। हम एक जानकारी दे दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार में शामिल हो सकती है जेडीयू। जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे कि किसे कौन सा पद मिलेगा, ये बात शहनवाज जी हंसते हुए टाल गए। आपने कहा जानकारी नहीं है पवन वर्मा जी, लेकिन जानकारी आ रही है कि मोदी सरकार में शामिल हो सकती है जेडीयू। यानी सिर्फ राज्य भर का नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र में भी अब भागीदारी जनता दल यूनाइटेड की रहेगी। इंतजार है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि विस्तार 15 अगस्त से पहले भी हो सकता है। यह भी एक स्थिति अब मानी जा रही है। और अब जो भी हो, लेकिन अगस्त के महीने में यह विस्तार होना है, यह तय है। तो अब इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे जरा कि अब केंद्र में अगर बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड शामिल हो रही है, तो यह सिर्फ अब एक व्यक्ति का मसला नहीं रहा, सिर्फ बिहार का मसला नहीं रहा। अब आप लोग व्यापक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के और एनडीए के साथ खड़े हैं। पवन वर्मा जी, अब देखिए अर्धव्यापक क्या होता है और व्यापक क्या होता है।
हाँ। हमने हाथ मिलाया है बीजेपी के साथ बिहार में, और इसके आगे केंद्र में वो क्या होगा उसकी मेरे को वाकई अभी कोई जानकारी नहीं है। आप दिखा रहे हैं, मैंने अभी तक नीतीश जी से इस पर बात नहीं की है। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है और बीजेपी में इस पर क्या चर्चा हो रही है, मैं उसके साथ वाकिफ नहीं हूँ। मैं आपको एक जो मुझे मालूम है वही बता सकता हूँ। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ये संभावना जरा सी भी है, तो आप लोगों ने जो सवाल बीते 3 बरस में केंद्र सरकार को लेकर उठाए अलग अलग क्षेत्रों के मद्देनजर, क्या आपको लगता है कि उन पे सहमति असहमति के बीच भी शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन है? देखिए, सवाल उठाए थे जब हम विपक्ष में थे, बीजेपी सत्ता में केंद्र में थी। अब हम साथ आए हैं। हर घटक दल अगर साथ में हुआ केंद्र में तो अपनी राय रखेगा, और मैं समझता हूं कि मिलजुल करके सरकार चलेगी। इतना मैं जरूर से दोहराना चाहूंगा कि नीतीश जी अपने आप में कई चीजों पर बहुत प्राथमिकता देते हैं, और उनके साथ वो समझौता करेंगे नहीं। बीजेपी और जेडीयू तो पहले भी साथ रह चुके हैं। बीजेपी इस बात को पूरी तरह समझती है, और मैं समझता हूँ कारगर ढंग से अगर सरकार बिहार में चलेगी तो आगे क्या होना वहीं से तय हो जाएगा। आलोक जी, कौन कौन जाएंगे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल, लेकिन शरद यादव जो पार्टी के अध्यक्ष रहे, नीतीश जी क्या उनको आगे रखना चाहेंगे या अपने ही किसी जो बीच में, तो उनके बीच भी मतभेद थोड़े दिखाई देते थे। इसलिए ये अटकल लगाना मेरा ख्याल प्रसून जी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार उन दोनों का फैसला होगा। अमित शाह जी उनको साथ आप मान सकते हैं। इन 3 के अलावा कोई फैसला शरद यादव भी शायद स्वयं नहीं कर पाई, चूंकि क्या मंत्रालय दिया जाए, किस पोजीशन में, जबकि वो भी प्रसून जी ये याद दिलाना जरूरी है, शायद हमारे बहुत युवा दर्शक आपके आज तक के होते हैं। शरद यादव 74 से सबसे सीनियर मोस्ट कहना चाहिए कि विपक्ष में जो इस समय नेता हैं, उनमें वो जेल से चुनाव लड़े थे जेपी मूवमेंट के समय में। उनको किनारे किनारे करके अटल मंत्रिमंडल में भी वो रहे, और समाजवादी भी कह सकते हैं, जनता पार्टी के कह सकते हैं, चरण सिंह के कह सकते हैं। तो अब देखना होगा कि उनका क्या उपयोग है, वो नहीं है, किनारे होते हैं तो क्या होता है। नहीं, इस गठबंधन से बिहार का विकास हो जाए, भला हो जाए। पवन वर्मा जी जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें याद आ रहा था कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो गवर्नेंस ऑफ स्टेट का रिपोर्ट आई थी, वो फरवरी में ही रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में संयोग से बिहार सबसे आखिर में था। पहले नंबर पर केरल था, झारखंड का नंबर 17वां था, बिहार का 18वां था, उड़ीसा का 16वां था, असम का। हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिहार में क्यों जातीय समीकरण हावी हो जाते हैं और क्यों जातीय समीकरण की राजनीति होती है। तो गठबंधन सिर्फ बिहार के मद्देनजर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरीके से एनडीए में साथ, सहयोग और सरकार में केंद्र में भी साथ जनता दल यूनाइटेड नजर आएगी। और जानकारी आ रही है कि वो अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड के सांसद भी नजर आएंगे मंत्री के तौर पर। कौन होगा, किस रूप में होगा, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है कि लंबे वक्त तक अब साथ रहना है और सबको साथ चलना है। के शर्मा जी, ये एक अच्छी खबर है कि जनता दल यूनाइटेड केंद्र में भी साथ होगी। देखिए प्रसून जी, यह निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को लेना है, और जो कुछ भी होगा वो अभी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, और ये तो बड़े लोगों का निर्णय है। इस पर अभी कुछ कहना मेरे लिए कठिन है। ये निकटता जनता दल यूनाइटेड की, इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूत कर रही है, बीजेपी के लिए 2019 से आगे का रास्ता भी बना रही है। प्रसून जी, अभी मैं कहूंगा कि एनडीए को नहीं, भाजपा को मजबूत कर रही है। लक्ष्य भाजपा को पूरा बहुमत अभी जितना है उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर लाना है। हाँ। यदि कुछ सीटें कहीं कम होती है, जहां भी जिसको कहते हैं अब सत्ता में होने से, आप हरियाणा में मान लीजिए, जहां लग रहा है कि बहुत विफलताएं दिखी हैं, तो यदि कुछ सीटें कम होती, कहाँ बढ़ सकती है, इसीलिए वो कोशिश हो रही है। और जेडीयू के साथ इस समझौते से ये सही है कि बाहर ये बड़ा छोटा सा कमेंट हमको दीजिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड बचेगी? मतलब जैसे यू तो सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी भी बची हुई है कहने को। एग्जैक्टली, मतलब क्षेत्रीय दलों पर हम लोगों ने शुरुआत की थी। हाँ, बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि उससे भी छोटी होती जाएगी। चाहे नीतीश जी रहें अपने बल पर, मैं मानता हूँ नीतीश जी की छवि बहुत अच्छी रही, उन पर कोई आरोप उस तरह के नहीं लगे हैं, खुद इनको छोड़ दे जो अभी लालू जी आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया बिहार में झटके में। अगर बीजेपी